Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. Today we are going to study for class 8 science, and today we will start your third chapter, which is agriculture, from the biology section. We have studied earlier two chapters, one from physics section, it was force and pressure, and second from chemistry section, which was metals and non-metals. Now it's turn to the biology section, and in this section we will discuss your third chapter, which is named as agriculture. Okay, in this video lecture we will discuss some points which are given here. First, introduction. Second, types of crops. Third, requirements of good production. And fourth, agricultural practices. Okay, now start with the introduction. In the introduction, at first we will define the term agriculture. Okay, for the definition of agriculture, you can say that the growing of crops in the large fields at large scale is known as agriculture. यानी कहने का मतलब कि जब हम बड़े बड़े फील्ड में, ठीक है, लार्ज स्केल पे क्रॉप्स ग्रो करने का एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग एग्रीकल्चर का नाम देते हैं. ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स इन द लार्ज फील्ड्स एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो है वो आपको ग्रीक वर्ड के, ग्रीक भाषा के ग्रीक दो शब्दों से लिया गया है, एगर एंड कल्टर. एगर एंड कल्टर. एगर का मतलब होता है फील्ड. एगर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? फील्ड. और कल्टर का मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप्स. ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है, यानी एग्रीकल्चर जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, एगर और कल्टर. एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्टर का मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप्स. यानी यू कैन सिंपली से दैट द ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज नोन एज एग्रीकल्चर. ठीक है, यानी जब हम लोग खेतों के अंदर में फसल उगाने का काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं. अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्रॉप को. क्रॉप क्या होता है? ठीक है, तो क्रॉप को डिफाइन करते हुए हम कह सकते हैं कि द सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स which are grown in the large areas is known as crop. ठीक है, यानी जब बड़े बड़े क्षेत्रों में एक ही तरह के पौधे, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे राइस, जब आप राइस के पौधे उगाते हो तो एक बड़े से खेत में चारों तरफ राइस का ही पौधा आपको दिखता है. वीट, ठीक है, जब आप खेतों में गेहूं का फसल उगाते हो तो चारों तरफ उस खेत में वीट दिखता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जब एक ही तरह के पौधे, ठीक है, एक ही तरह के छोटे छोटे पौधे जब बड़े बड़े खेतों में लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उन पौधों को हम लोग क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है, उन पौधों को क्या कहते हैं? क्रॉप्स. यानी द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन लार्ज एरियाज इज नोन एज आर नोन एज क्रॉप्स. आर नोन एज क्रॉप्स. अब हम लोग इंट्रोडक्शन को समझ चुके हैं, यानी क्रॉप्स को उगाने की जो एक्टिविटी होती है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं. एग्रीकल्चर एगर और कल्टर से मिलकर के बना है, जिसका मीनिंग एगर मतलब फील्ड और कल्टर मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है, यानी क्रॉप्स को ग्रो करने की जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं. अब हम लोग क्रॉप्स का डेफिनेशन समझे थे कि एक ही तरह के पौधे जो बड़े बड़े एरियाज में उगाए जाते हैं उनको क्रॉप्स कहते हैं. तो क्रॉप्स बेसिकली हमारे इंडिया में, अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तीन तरह के फसलें उगाई जाती हैं डिफरेंट सीजन्स में. अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. पहला होता है खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इनटू द इंटरवल ऑफ मई टू सितंबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप राइस ले लीजिए, मेज ले लीजिए. ये सभी के सभी पौधे जो होते हैं वो बेसिकली समर सीजन में, जब समर सीजन के बाद थोड़ा सा रेनी सीजन स्टार्ट होने लगता है तो उस समय ये फसलें उगाई जाती है. यानी इन फसलों को उगाने के लिए बारिश के साथ साथ आपको अच्छा खासा टेम्परेचर भी होना चाहिए, इसलिए ये फसलें गर्मी के मौसम में, समर सीजन में उगाई जाती हैं. सो दैट दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, यू कैन ऑल्सो से दैट खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन टू समर सीजन बिटवीन द मई टू सेप्टेम्बर. ठीक है, यानी जो पौधे, जो क्रॉप्स मई में लगाए जाते हैं और सेप्टेम्बर में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं उनको हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. एग्जांपल के तौर पे राइस और मेज देखेंगे. दूसरा होता है रबी क्रॉप्स. ठीक है, तो रबी क्रॉप्स जो होते हैं जनरली विंटर सीजन में उगाए जाते हैं. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इनटू द विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप्स. जैसे ये फसलें जो होती हैं अक्टूबर में लगाई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, हार्वेस्ट कर ली जाती है. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे वीट.
वीट का जो फसल होता है वो रबी क्रॉप के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी आप पल्सेज उगाते हो, दाल की जो भी फसलें उगाते हो, वो सभी के सभी रबी क्रॉप्स में होते हैं। इनको उगाने के लिए ना तो ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा टेम्परेचर, इसीलिए ये फसलें जो होती है वो कब उगाई जाती है, विंटर सीजन में उगाई जाती है, इसीलिए इनको हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। तीसरा होता है जईद क्रॉप्स। जईद क्रॉप्स जो होते हैं वो इन दोनों के बीच वाले टाइम में, जैसे अप्रैल टू मई के बीच में जो टाइम मिलता है, ठीक है, जब अभी तुरंत जब गर्मी स्टार्ट हुआ रहता है तो बेसिकली ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे आप ककम्बर की बात कर लीजिए, ककम्बर का जो फसल होता है वो जईद क्रॉप के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बेसिकली जो सैंडी इलाका होता है उधर, ठीक है, ये जईद क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जईद क्रॉप्स मतलब कि जो रबी और खरीफ क्रॉप के बीच वाले इंटरवल में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम लोग जईद क्रॉप्स का नाम देते हैं। समझ में आ गया? 3 तरह के फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जईद। ठीक है, जो समर सीजन में उगाया जाता है खरीफ क्रॉप, विंटर सीजन में रबी क्रॉप, और इन दोनों के बीच वाले ड्यूरेशन में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको जईद क्रॉप्स कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड प्रोडक्शन, यानी अगर हमको अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में फसलों के लिए अच्छा प्रोडक्शन करना है, गुड यील्डिंग क्वालिटी डेवलप करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी, कौन कौन सी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होगा कि आप सॉइल को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, मतलब जिस जगह पे, जिस मिट्टी में आप फसल उगा रहे हैं वो सॉइल जो होना चाहिए वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सॉइल की प्रिपरेशन के बाद उस फसल को अच्छा यील्डिंग देने के लिए आपको वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो एनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, यानी उस खेत में वाटर सप्लाई आपको करना पड़ेगा। दूसरा, जो सॉइल के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, यानी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है गुड यील्डिंग के लिए, तो न्यूट्रिएंट्स का भरपाया करना होगा, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना पड़ेगा सॉइल के अंदर में, अगर आप गुड प्रोडक्शन यानी गुड यील्डिंग करना चाहते हैं अपने क्रॉप्स की। तो ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सीड्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस भी फसल को आपको उगाना है, जैसे राइस को उगाना है, मेज को उगाना है, वीट को उगाना है, तो इन सभी फसलों के सीड्स को मिट्टी के अंदर में डालते हैं। ठीक है, और सीड्स जो होने चाहिए गुड प्रोडक्शन के लिए, वो सीड्स जो होने चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, तब जाकर के आपका प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा होगा। फिर जब आप एक बार सीड्स बो देते हो, फसलें धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती हैं, तो उस पर जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, जो भी जानवर जो होते हैं वो फसल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो उनको फसलों को डिस्ट्रॉय होने से एनिमल्स के द्वारा जो डिस्ट्रॉइंग काम किया जाता है उनसे बचाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि अगर आप एनिमल से नहीं बचाते हो तो आपके प्रोडक्शन का एक अच्छा खासा हिस्सा जानवर जो होते हैं, जो जीव होते हैं, चाहे वो मिट्टी के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स हो, या फिर बड़े जानवर जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस हो, उनसे आपको डिस्ट्रॉय होने से बचाना पड़ेगा। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम फसल लगाते हैं तो उसमें कुछ वीड्स, जो कुछ अनचाहे पौधे, ठीक है, जो उग जाते हैं, उनको उसमें से हटाना पड़ता है, रिमूव कराना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसमें से अगर नहीं हटाएं, ठीक है, तो वीड्स से ही हमारा पूरा का पूरा खेत भर जाएगा, जिससे कि फसलों को उपजने में, फसलों को वृद्धि करने में, ग्रो करने में मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, सारा जगह जो होगा वो वीड्स ही ले लेंगे, इसलिए अच्छे प्रोडक्शन के लिए आपको वीड्स को हटाना जरूरी होता है। फिर उसके बाद होता है पेस्टिसाइड्स का यूज करना। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे, ठीक है, फसलों को बचाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स का भी यूज करना आपको पड़ेगा, ताकि हम अपने फसलों को बचा सकें और उनका अच्छा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने समझा, वाटर एप्रोप्रिएट वाटर का सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, एनफ क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ठीक, सीड्स जो होने चाहिए वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक, जानवरों के द्वारा जो क्षति पहुंचाया जाता है फसलों को, उनसे बचाना चाहिए, ठीक है, जो वीड्स उग जाते हैं उनको हटाना चाहिए, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए, तब जाकर के हम अपने फसलों का गुड प्रोडक्शन कर सकते हैं, हाई यील्डिंग क्रॉप्स
उगा सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर में कौन कौन सी प्रैक्टिसेज होती हैं। ठीक है, इन्हीं सभी टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर के अंदर में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो मतलब कि जब आपको क्रॉप उगाना हो, ठीक है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली आसमान से नहीं मिल जाता है हम लोग को, उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, अपने खेतों में उनको उगाना पड़ता है। तो उगाने के क्रम में यानी सीड सोइंग द सीड से ले करके, ठीक है, घर तक फसल को आने के अंदर में जो जो स्टेप्स होते हैं, जो जो एक्टिविटीज हम करते हैं, उन्हीं का डिटेल से अध्ययन इस चैप्टर में हम लोगों को करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए सोइल का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, यानी जिस खेत में आपको फसल उगाना है उस मिट्टी को तैयार करते हैं उस फसल को उगाने के लायक। जैसे मान लीजिए कि आपको राइस का फसल उगाना है तो सबसे पहले उस खेत को जोतते हैं, ठीक, उसमें जितनी पानी की मात्रा होती है पानी पहुंचाते हैं, ठीक है, तब जाकर के वो मिट्टी तैयार होता है आपको फसल उगाने के लिए। ठीक है, यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहला काम, सबसे पहली एक्टिविटी हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। ठीक है, यानी सोइल को उस फसल के अकॉर्डिंग तैयार करना। फिर दूसरा काम होता है, उस जब एक बार मिट्टी तैयार हो जाता है फसल उगाने लायक, तब उसमें हम लोग सीड्स को सो करते हैं, यानी सीड्स को बोते हैं। ठीक है, बीज लगाते हैं उसमें। ठीक, फिर जब एक बार बीज बो लिया जाता है तो हम लोग उसमें मैन्योर्स ऐड करते हैं, खाद डालते हैं, ताकि वो फिर सीड्स को ग्रो करने का मौका मिले। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी ग्रोइंग प्लांट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग उसमें इरिगेशन का काम करते हैं। ठीक है, इरिगेशन करने के बाद, इरिगेशन करने के साथ साथ उस सीड्स के साथ साथ कुछ अनवांटेड पौधे भी ग्रो करने लगते हैं उस खेत में, तो उन अनवांटेड पौधों को उस खेत से हटाना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग वीडिंग कहते हैं। ठीक है, वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। ठीक है, फिर जब एक बार फसल पक करके तैयार हो जाता है, खेतों के अंदर वो पूरा ग्रो कर जाता है, तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी उसकी कटाई की जाती है, काट करके हम अपने घर ले आते हैं और घर में ला करके उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज कैसे संपादित की जाती हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इनको करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।